सभी छात्रों को सुप्रभात। मैं कमलेश कुमार, तारकेश्वर नारायण अग्रवाल, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हरिगांव आरा से मैं आज इस वीडियो के माध्यम से डीएलएड फर्स्ट ईयर के सभी छात्रों को बताने का प्रयास करूंगा कि यह 4 पेपर से यूनिट आपका सेकेंड है। ये उसमें दिया गया था, लास्ट क्वेश्चन था उसमें कि समावेशी शिक्षण की जो विशेषता, समावेशी शिक्षण क्या होता है, उसके विभिन्न जो विस्तार है वो बताएं। तो उनमें समावेशी शिक्षण में हमने पिछली क्लास में देखा था कि समावेशी शिक्षण के जो मुख्य 3 एक जो घटक माने जाते हैं जिन्हें हम जोड़ने का प्रयास करते हैं बच्चों को, उनमें था पहला कि मानवीकरण करना, उनमें एकीकरण की जो है भावना लाना। उसके बाद दूसरा उसमें क्या था कि संस्था रहित अगर ऐसी कोई क्रिया है तो जिसके माध्यम से बच्चों को समावेशी शिक्षा के अंदर बच्चों को जोड़ सकते हैं, छात्रों को जोड़ सकते हैं, समाज को जोड़ सकते हैं। थर्ड उसमें क्या था, समावेशी शिक्षा और उसमें नवाचार करना। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने पहले वीडियो में आपको बताया था मानवीकरण और एकीकरण का जो विस्तृत रूप से मैंने बताया था। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको संस्था रहित जो शिक्षा है उसके ऊपर फोकस करेंगे हम सभी, और इसकी जो मुख्य चीजें हैं उस पर हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हम एक दूसरे को समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संस्था रहित शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो संस्था रहित शिक्षा का संकुचित, बिल्कुल एक लाइन में हम लोग ये समझें कि संस्था रहित शिक्षा वह शिक्षा होती है जो सामान्य शिक्षा के साथ साथ या सामान्य शिक्षण में जो छात्र विशेष बालक होते, अपंग बालक होते हैं, वो उस साथ अगर पढ़ते हैं और वो उसमें पढ़ने से या साथ में रहने में एडजस्ट नहीं कर पाते, समायोजित नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे छात्रों को क्या करते हैं हम उनसे, उन छात्रों के बीच से उनको निकाल कर, उनको बाहर कर उनके लिए एक संस्था, उनके लिए एक ऐसा कक्षा एनवायरमेंट बनाएं या निर्माण करें जिससे उनके अकॉर्डिंग वो शिक्षा हो सके, जिससे उनके अकॉर्डिंग हम उन्हें समझा सकें, जिससे उनके अकॉर्डिंग या वो उस शिक्षा में अपने आप को सहयोग दे सकें और समझ सकें, जिससे समझने में उनको आसानी हो। तो ये हो गया संस्था रहित। उसके बाद इसी में है कि शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ क्या होगा। तो शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ ये होगा कि अपंग बालकों को और सामान्य बालकों को जहां तक हो सके, जहां तक संभव हो, एक साथ शिक्षा प्रदान करने का जो है व्यवस्था रखें, सहयोग करें। उसके बाद इसी में था कि एकीकरण और मौलिक अधिकार क्या है। तो एकीकरण मौलिक अधिकार में है कि सामान्य शिक्षा से सभी छात्रों को एक साथ जोड़ें, एक साथ जोड़ने का प्रयास करें, ऐसी कोई तकनीक लाएं। उसके बाद अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सामान्यीकरण क्या है। ये सामान्यीकरण क्या होता है। तो सामान्यीकरण में यह है कि किसी भी अपंग व्यक्ति की शिक्षा और इन्वायरमेंट या शिक्षा और वातावरण यथासंभव ही वही होना चाहिए जो सामान्य बालकों को दिया जाता है, जो सामान्य बालकों को शिक्षा जिसके माध्यम से दिया जाता है। और पृथकीकरण का क्या होता है अलग, कि केवल उसी बालकों को उसी समय, वो उपयुक्त समय देखकर वो शिक्षा देनी चाहिए जिससे छात्र स्पेशल, या जिससे छात्र वो अपने आप को अलग अगर समझते हैं तो वो अलग व्यवस्थित रूप से उनको विशेष शिक्षा वो दी जाए, जिससे वो किसी प्रकार से बाधित ना हो। इसलिए ये एकीकरण का इसलिए ये पृथक्करण है कि विशेष बालकों को अलग अलग रूपों में रखकर उनके अकॉर्डिंग वो शिक्षा दी जाए, जिससे वो शिक्षा लेना चाहते हैं और उनसे संबंधित वो संसाधन उनको उपलब्ध हो, जिससे उनको पढ़ने समझने में आसानी हो। तो इसी प्रकार से अब हम लोग देखेंगे कि सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा दोनों में अंतर क्या होता है। तो विशिष्ट शिक्षा में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विशिष्ट जो शिक्षा होता है वो जो स्पेशली एजुकेशन है उसमें हम ये कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा प्रतिभाशाली व अपंग बालकों के लिए एक पुराना विचार होता है। ये एक पुराना हम सबका विचार या शिक्षण पद्धति का ये पहले का विचार है कि हमारा विशिष्ट बालक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पुराना एक अलग से साधन करते, एक अलग सी व्यवस्था करते जो ये पढ़े। लेकिन हम समावेशी शिक्षा में जब हम प्रवेश कर गए तो वहां पर हमारी नवीन विचार, वहां पर हमारी नवीन संसाधन, नवीन प्रगति सोच, नवीन प्रगतिशील सोच यहाँ पर जागृत होती है कि सामान्य छात्रों के साथ विशिष्ट छात्रों को, अपंग बालकों को या किसी प्रकार से विकलांग बालक हैं तो उनको अगर एक साथ हम पढ़ाते हैं, एक साथ बैठाते हैं, तो उनके लिए क्या है कि वो एक प्रगतिशील मार्ग की तरफ अग्रसित होंगे। वो एक दूसरे की भाषा को समझने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे के व्यवहार को
समझने का प्रयास करेंगे, जिससे उनके अंदर एक दूसरे को एडजस्ट, जिससे एक दूसरे को वो एक रूप दे सके, वो एक दूसरे को एडजस्ट कर सके, समझ सके। उसके बाद इसमें यह था कि विशिष्ट शिक्षा में दोबारा क्या देखें कि यह ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें अपंग बालकों को या सामान्य बालकों से यह अलग कर देती है। तो ये हालांकि सही है कि हम विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से क्या करते हैं कि विशिष्ट बालकों को एक अलग अलग डिवाइड कर देते हैं कि ये हमारे लिए ये प्रतिभाशाली बालक है, ये बहुत तेज बालक है तो इसके लिए अलग कर दें हम, ये मंद बुद्धि का बालक है तो इसके लिए अलग शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए, ये किसी प्रकार से बाधित बालक है, आंख से, कान से, मुंह से, या किसी प्रकार से अपंग बालक है तो उसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से विशिष्ट एक जो है एजुकेशनल इन्वायरमेंट तैयार करें, विशिष्ट कक्षा का निर्माण करें जिसमें विशिष्ट प्रकार के उनके अकॉर्डिंग संसाधन वहां पर उपलब्ध हो। उसके बाद इसमें अगर हम सामान्य शिक्षा में देखें तो सामान्य शिक्षा में क्या होता है कि इस व्यवस्था में शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में भी अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ साथ शिक्षा देने का प्रयास करें। ये सामान्य शिक्षण और समावेशी शिक्षण का ये स्वरूप है। अब इसी में हम अलग से देखें कि विशिष्ट शिक्षा का और क्या है इसका रूप, तो विशिष्ट शिक्षा को हम ये कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा एक चिकित्सक शिक्षा के रूप में भी माना जाता है, उसे एक चिकित्सक के रूप में भी कहा जाता है। जैसे अगर हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर किसी प्रकार के बच्चे में कोई अगर समस्या उत्पन्न नहीं होगी तो क्या उसके ऊपर विचार किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। जब तक सामान्य व्यक्ति में किसी प्रकार की कोई कष्ट शरीर में नहीं आएगा तब तो क्या चिकित्सक के पास जाएगा? नहीं जाएगा। अगर जब वो किसी प्रकार का जो है किसी रोग से ग्रसित हो जाता है तभी वो विशिष्ट चिकित्सक खोजता है उस रोग से संबंधित। उसी प्रकार से एजुकेशन में हम विशिष्ट शिक्षक को या उस शिक्षक को चिकित्सक कह सकते हैं, डॉक्टर कह सकते हैं कि जो जिस प्रकार के अगर बालक मंद बुद्धि का है तो मंद बुद्धि से रिलेटिव जो हमारे साथी शिक्षक ट्रेंड हुए हैं, जो वैसे प्रशिक्षण लिए हैं, हम उनके पास उनके उस बच्चे को ले जाएंगे और उसे ट्रेंड करने, उसे सिखाने बताने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए ये विशिष्ट शिक्षा एक चिकित्सीय शिक्षा के रूप में भी मानी जाती है। अब इसमें हम लोग देखें कि ये इसका आधार क्या है, तो समावेशी शिक्षा का एक आधार क्या माना जाता है कि मनोवैज्ञानिक। तो इसमें यह भी बात सही कि मनोवैज्ञानिक भी समावेशी शिक्षा है, क्योंकि हम किसी बालक को नहीं पता है कि सामान्य शिक्षा के अंतर्गत किसी शिक्षक को नहीं पता है कि सामान्य कक्षा जो चलाई जा रही है उसमें कोई बालक बहुत तेज है, कोई बालक स्लो है, कोई बालक मंद बुद्धि का है, तो उसमें हम कैसे चलाएंगे। तो वहां पर लॉजिक, वहां पर हम अपना मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं कि ये बच्चा अगर फास्ट समझ रहा है तो उसको हम अलग 60 शब्दों में बताने का प्रयास करें, और जो बच्चा थोड़ा सा मंद बुद्धि का है उसको हमने आंक लिया है, उसको जानकारी ले लिया है, उसको हम किसी प्रश्न के माध्यम से, उसके व्यवहार के माध्यम से उसको मैंने लॉजिक लगाकर यह देख लिया कि वो बच्चा या वो छात्र किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग हमें एग्जाम्पल देने का जरूरत है, हमें उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देने चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक आधार है। उसके बाद विशिष्ट शिक्षा हमेशा ही जो है भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित रहता है, बिल्कुल आधारित रहता है, इसलिए कि हमेशा विशिष्ट बालकों को अलग अलग किया जाता है कि वो अगर विशिष्ट है तो अपंग के रूप में, वो हमारे लिए विकलांग बालक है तो वो भी हमारे लिए विशिष्ट है, या वो मंद बुद्धि का तो भी हमारे लिए विशिष्ट है या समस्यात्मक बालक है, या जो बहुत अति प्रतिभाशाली बालक है 140 से ऊपर जाता है उसकी बुद्धि लभित तो भी वो हमारे लिए समस्यात्मक बालक है। इसलिए हमेशा विशिष्ट जो शिक्षा होता है, विशिष्ट शिक्षण ये हमारी पद्धतियां वो हमेशा एक विभेदीकरण के रूप में आधारित रहती है। उसके बाद इसमें अगर हम लोग देखें समानवीकरण में या समावेशी शिक्षा में, तो ये हमेशा क्या है एक समानता के सिद्धांत के ऊपर ही आधारित रहता है कि इसमें जो शिक्षक रहते हैं, जो प्रशासनिक सेवा रहती है, जो प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, उनकी ये सोच रहती है कि सभी बालकों को हम एक साथ एक शिक्षण दें जिससे बच्चे को आसानी से समझ जाए, जिससे एक बच्चा अगर एक साथ बैठता है तो दोनों के व्यवहार को समझने में आसानी होगा। अगर बच्चा मेरे से थोड़ा सा सीखने और समझने में प्रभावित होता है तो वो अपने साथी जो छात्र होता है उसे देखकर वो सीखता है, उसे देखकर उसे जो भी अच्छी चीजें मिलती है वो ग्रहण करने का प्रयास करता है और दोनों को एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, ये इससे फायदा होता है। उसके बाद हम लोग देखें तो विशिष्ट शिक्षा क्या है, ये व्यवसायिक प्रशिक्षण में या अन्य कार्य के क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों में भी ये हमेशा मार्गदर्शित करता है। जैसे अगर हम कैसे कह दें यहाँ पे कि जो हमारा व्यवसायिक शिक्षण है, व्यवसायिक प्रशिक्षण है, तो डीएलएड, बीएड या ग्रेजुएशन
तो ऐसे शिक्षणों में, ऐसे व्यावसायिक शिक्षणों में हमें इससे अलग से जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है, अलग से जो हमें शिक्षण मिलती है, इनके माध्यम से क्या करते हैं, हम बच्चों को बताने और सिखाने का प्रयास करते हैं। जो अन्य क्षेत्रों में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे अन्य क्षेत्र में क्या, कोई सामाजिक कार्यक्रम है, कोई अलग से विशिष्ट कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में हम क्या करते हैं, विशेष है तो विशिष्ट रूप से भाषण देने का, विशिष्ट रूप से हम जो कार्यक्रम आयोजन का जो है एक निर्धारित करते हैं और वो कार्यक्रम संपादित किया जाता है। उसी प्रकार से सामान्य शिक्षण में क्या है कि सामान्य शिक्षा वह शिक्षा कहलाती है जो विशिष्ट, कभी कभी विशिष्ट विधान भी उस समावेशी शिक्षा में उपलब्ध होती है। जैसे कि विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट कक्षा चलाते हो, विशिष्ट बालकों के लिए होता है, जो उसके लिए स्पेशली होता है। लेकिन विशिष्ट कक्षा हम कभी कभी उसके एक नियम होते हैं, जैसे सप्ताह में 1 दिन, महीने में 1 दिन, 15 दिन पे 1 दिन, जो सामान्य सभी बालकों को एक साथ बैठाकर बताने का प्रयास करते हैं। तो वो समावेशी शिक्षण का एक अलग सा विधान होता है, जो कभी कभी विशिष्ट शिक्षण के माध्यम से, विशिष्ट कार्यक्रम के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाता है। तो ये आपका क्या है, एक संस्था रहित शिक्षण की तुलनात्मक अध्ययन, जिसमें विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा का सामान्य शिक्षा। अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई वर्ड, कोई ऐसा जो आपको समझ में नहीं आता हो, तो हमें यूट्यूब पे कमेंट्स करके बताइएगा और अगले वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।